आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार इस YouTube चैनल को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बेल आइकन का बटन दबा करके एक उत्साह बढ़ाने का काम करें। हम बात कर रहे हैं राजस्थान इतिहास पर। राजस्थान का इतिहास जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए राजस्थान जो इतिहास का महत्वपूर्ण सिलेबस होता है। यदि सिलेबस की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम हम किसी भी परीक्षाओं के अंदर तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के अंदर हमें सिलेबस हमारे ध्यान में अंदर होना चाहिए कि किस प्रकार से किस परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार का सिलेबस होता है। यदि मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास के अंदर 13 से 14 प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो प्रत्येक परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। 13 से 14 प्रकार कौन कौन से टॉपिक हैं, किस प्रकार से परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी परीक्षाओं के अंदर उठा करके देख लेना, सर्वप्रथम कॉमन टॉपिक मिलेंगे वो आपको इतने प्रकार के कॉमन टॉपिक मिलेंगे। हालांकि कुछ एक छोटी परीक्षाओं के अंदर एक दो टॉपिक को हटा दिया जाता है, बड़ी परीक्षाओं के अंदर एक दो टॉपिकों को और ऐड कर दिया जाता है, लेकिन जो सेम टू सेम सिलेबस होता है वो प्रत्येक परीक्षाओं के अंदर किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवार या जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड व्याख्याता पुलिस लेक्चरर, इनमें सभी परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार के प्रत्येक राजस्थान इतिहास के अंदर कॉमन सिलेबस होता है और कॉमन टॉपिक होता है। हम उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम किस चीज पर चर्चा करेंगे, हम जीरो लेवल से लेकर के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जीरो से लेकर के और हम आपको शो तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रत्येक चीज को बारीकी के साथ में पढ़ेंगे, प्रत्येक चीज को पहलू के साथ में, तथ्यों के साथ में हैंडल करते हुए हम राजस्थान के इतिहास की विधिवत तौर पर समाप्ति करने का काम करेंगे। तो अब यदि मैं बात करूं, सर्वप्रथम जिस चीज पर हम चर्चा करेंगे, पहली क्लास है आज आपकी, इसके अंदर सिलेबस का ध्यान होना हमें बहुत जरूरी है कि इतिहास के अंदर किस प्रकार से सिलेबस आता है, इतिहास के अंदर किस प्रकार से थ्योरेटिकल होते हैं। इतिहास के अंदर मैं सिलेबस की चर्चा करूं, सिलेबस से प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए जो विद्यार्थी इस कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं। सिलेबस के अंदर जब हम किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें सिलेबस के अंदर एक लाइन दी होती है राजस्थान इतिहास की जानकारी। यदि राजस्थान इतिहास की जानकारी की मैं बात करूं तो उसमें वही होता है राजस्थान इतिहास का परिचय। अब राजस्थान इतिहास में परिचय की मैं बात करूं तो राजस्थान इतिहास में वही परिचय होता है जिसमें आपको राजस्थान के प्राचीन नामों के बारे में जानकारी मिलती है। यदि राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान किस नाम में विख्यात हुआ, यदि राजस्थान नहीं था तो और क्या नाम था, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा टॉपिक होता है, उसमें नाम दिया होता है मुगलों के साथ राजपूत संबंध। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं राजवंश की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं डाल सकता हूं टॉपिक हेडिंग लगा करके राजवंश, प्रमुख राजवंश। यदि राजवंशों की बात करें, मुगलों के साथ में जो राजपूत संबंध किस प्रकार से थे। हालांकि सबसे ज्यादा परीक्षा के अंदर जो जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी राजवंश से पूछे जाते हैं। अब किसी भी परीक्षाओं के अंदर उठा करके देख लेना, आपको 5 से 6 प्रकार के प्रश्न मुगल राजवंशों के साथ में मिल सकते हैं। मुगल राजवंशों के अंदर जो महत्वपूर्ण अध्याय होता है इसमें बहुत बड़ा और लंबा क्वेश्चन होता है। हालांकि 70% जो इतिहास का सिलेबस है वो इस मुगल राजवंश से पूछा जाता है। अब मुगल राजवंश के बारे में जिस प्रकार से चर्चा करो तो सर्वप्रथम नंबर 2 पर आपका राजवंश है मेवाड़ राजवंश, मारवाड़ राजवंश। मारवाड़ राजवंश के अंदर आपको प्रमुख रूप से 3 प्रकार के राजवंश मिलेंगे। 3 प्रकार के राजवंश कौन से मिलेंगे? पहले मैं राजवंश की बात करूं तो सबसे बड़ा राजवंश है वो जोधपुर का राजवंश है। यदि मैं मारवाड़ राजवंश की बात करूं तो जोधपुर के राजवंश यानी जोधपुर के राठौड़ वंश। मारवाड़ के अंदर कौन थे? राठौड़ थे। और मारवाड़ के अंदर किसने शासन किया? राठौड़ों ने शासन किया। तो हम राठौड़ों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में मैं नंबर 2 पर चर्चा करता हूं तो जोधपुर के बाद में यानी कि बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीकानेर की। तो बीकानेर के राठौड़। और इसके बाद में छोटा सा क्वेश्चन आता है वो आपका आता है किशनगढ़ के राठौड़। हालांकि किशनगढ़ परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम जिस चीज का सभी का चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम इस चीज का भी अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद में यदि मैं नंबर 3 पर चलता हूं, यहां पर नंबर 3 पर चलता हूं तो सबसे पहले जो प्राचीन राजवंश है, सबसे बड़ा राजवंश है, उसका नाम है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश या उसे गुहिल राजवंश भी बोल सकते हैं। गुहिल राजवंश, ठीक है। अब नंबर में 4 यहां पर हेडिंग लगा करके चलता हूं। नंबर 4 पर यदि मैं दृष्टि से देखूं तो उसमें आता है आपका कच्छावा या आमेर
कछावा या आमेर राजवंश। और नंबर में 5 पर देखो तो कछुआ पढ़ दिया हमने, मुगलों के साथ में राजवंश संबंधों के बारे में हमने चर्चा कर ली। मेवाड़ राजवंश या मारवाड़ राजवंश की जिस प्रकार से हमने चर्चा करूं, मारवाड़ के अंदर 3 रियासतें थी। मारवाड़ रियासतें थी, राठौड़ की 3 रियासतें थी। एक थी जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की, जोधपुर के बाद में बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर ने की, और किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की थी। राठौड़ का तो 3 ठिकाने थे, जो 3 रियासतें थी, वो आपकी जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ थी। फिर हमने मेवाड़ या गोविंद राजवंश पर चर्चा की। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? आपका मेवाड़ राजवंश है। अच्छा, इसके बाद में हमने जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश पर चर्चा करेंगे। और नंबर 6 का जो टॉपिक होगा उसमें आपका होगा चौहान वंश, चौहान राजवंश। चौहानों के अंदर मैं बात करूं तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे, चाहे रणथंभौर के चौहानों, चाहे अजमेर के चौहानों, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। नंबर 7 का जो पोर्शन है वो आपका पोर्शन है आपके कछुआ राजवंश आ गया, गुर्जर प्रतिहार आ गया, चौहान आ गया। फिर आपका आता है जाट राजवंश। जाट राजवंश और जाट रियासतों की मैं बात करूं, जाट राजवंश में कितनी प्रकार की रियासतें थी? जाटों में दो रियासतें थी। एक की मैं बात करूं तो आपकी धौलपुर रियासत थी, और धौलपुर के बाद में दूसरी थी वो आपकी भरतपुर रियासत थी। ठीक है, अब रियासत क्या किस प्रकार से होती है? जिस प्रकार से आप एक गांव के अंदर किसको मुखिया मानते हैं, गांव के अंदर मुखिया होता है सरपंच, उसी प्रकार से जिस रियासत के अंदर राजा मुखिया होता था वो रियासत होती थी। और उस समय के अंदर राजा कितने हुआ करते थे? उस समय राजा हुआ करते थे 19, यानी कि 19 कुल रियासतें थी। हम रियासतों पर भी चर्चा करेंगे, हम विधिवत तौर पर सभी टॉपिकों पर और पहलू पर हटिंग करते हुए उस चीज पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में यदि मैं नंबर 8 की बात करूं तो नंबर 8 पर जो भाटी राजवंश था, भाटी राजवंश कहां पर था? भाटी राजवंश कहां पर था? भाटी राजवंश था जैसलमेर के अंदर। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद में हम यहां पर यादव राजवंश, यादव पिंडारी राजवंश पर भी चर्चा करेंगे। करौली के अंदर था यादव राजवंश, करौली के अंदर। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो राजवंशों का जो सबसे बड़ा टॉपिक है इतिहास की, अभी तक हमने शुरू कुछ नहीं किया है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान इतिहास के सिलेबस पर चर्चा की है कि राजस्थान इतिहास के अंदर किस प्रकार से जो सिलेबस आता है इस पर चर्चा करते हैं। फिर यदि मैं नंबर 10 की बात करूं तो मैं यहाँ पर नंबर 10 लगाकर लिख सकता हूं। तो महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के अंदर, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 1857 की क्रांति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। फिर आपके मन में अंदर आता होगा प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन के बाद में आपकी किसान आंदोलन भी है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद में जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है, किसान आंदोलन की बात कर ली। किसान आंदोलन के बाद में प्रमुख समाचार पत्र किस प्रकार से समाचार पत्र, इस प्रकार से प्रत्येक पहलू पर टॉपिक की हम विधिवत तौर पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से किस परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं राजस्थान का इतिहास, सर्वप्रथम हमने इस सिलेबस पर चर्चा करने की काम किया। राजस्थान इतिहास के अंदर यदि मैं परीक्षा की बात करूं तो इसमें आपका 1 से 2 नंबर का किसी भी तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान इतिहास से परीक्षा से पूछा जा सकता है। प्रश्नों की संख्या को घुमा और फिरा करके भी पूछा जा सकता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि परीक्षाओं के अंदर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और प्रश्नों की जो लैंग्वेज होती है वो किस प्रकार से होती है। हालांकि बड़ी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न की थ्योरी होती है वो अलग होती है, और तो छोटी परीक्षा होती है जिस प्रकार से गरीब परीक्षाएं होती है जिसमें आपकी बीएसटीसी आ जाती है, पीटीटी आ जाती है। इन परीक्षाओं के अंदर प्रश्न की जो भाषा होती है वो एकदम सरल और निश्चित होती है। इसके बाद में मुगल राजवंशों के बारे में हमने बात की। मुगल राजवंशों के बारे में हमने मेवाड़ पर चर्चा की। मेवाड़ में अभी तक चर्चा नहीं, सिर्फ सिलेबस पर चर्चा की है। जोधपुर राजवंश के बारे में, बीकानेर राजवंश, बीकानेर की स्थापना किसने की? किशनगढ़। फिर बाद में प्राचीन राजवंश, सबसे बड़ा राजवंश होता है वो आपका मेवाड़ राजवंश होता है जिसमें गुजरात आदि पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में जयपुर की राजधानी कछावा राजवंश का आमेर किसका भाग है? आमेर जयपुर का भाग है। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। फिर गुर्जर प्रतिहार जिसे गुजरात का क्षेत्र कहा जाता था, राजा हरिश्चंद्र के द्वारा गुजरात का क्षेत्र की स्थापना की गई, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर चौहानों की बात करेंगे, फिर जाट राजवंश की बात करेंगे। फिर भाटी किस क्षेत्र के अंदर निवास करते थे? भाटी जैसलमेर के अंदर निवास करते थे, यादव करौली के अंदर निवास करते थे। और फिर 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद में प्रजामंडल पर चर्चा करेंगे। प्रजामंडल के बाद में हम एकीकरण पर चर्चा करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आप किसी भी परीक्षा के अंदर तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान इतिहास
नंबरों का क्वेश्चन राजस्थान इतिहास में मुख्य तौर पर आता है। इसमें फिर एकीकरण पर चर्चा करेंगे, एकीकरण के बाद में जो महत्वपूर्ण अध्याय होगा उस पर चर्चा करेंगे। सभी पहलुओं पर पूर्ण रूप से चर्चा करते हुए हम राजस्थान इतिहास के जो सिलेबस है, हालांकि राजस्थान इतिहास पढ़ने के अंदर एक टॉपिक देखें तो एक सरल टॉपिक है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी होती है वो मुश्किल में डाल सकती है किसी भी विद्यार्थी को। अब जहां तक आपने सिलेबस पर चर्चा कर ली, सिलेबस पर चर्चा करने के बाद में अब हम विधिवत तौर पर राजस्थान परिचय के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की परिचय पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम प्रत्येक चीज को, प्रत्येक पहलू को पढ़ने का काम करेंगे कि किस प्रकार से, किस परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। ठीक है, अब हम जिस चीज पर चर्चा करते हैं उस चीज का नाम है, टॉपिक डाल करके राजस्थान का इतिहास हमने डाल दिया था। अब राजस्थान के इतिहास के अंदर हम डालते हैं टॉपिक राजस्थान का परिचय। ठीक है, अब मैं राजस्थान परिचय की बात करूं तो सर्वप्रथम हम इतिहास की बात करते हैं। राजस्थान में इतिहास के परिचय में हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास की बात करेंगे। इतिहास शब्द की मैं उत्पत्ति की बात करूं, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, यहां पर मैं उत्पत्ति लिख सकता हूं। उत्पत्ति किससे होती है, कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई, किसी भी चाहे क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे किसी भी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, किसी भी स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो उस स्थापना आदि के बारे में हमें उत्पत्ति का ध्यान रखना चाहिए। उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा की, ग्रीक भाषा, और उस शब्द का क्या नाम था, ग्रीक भाषा के शब्द कौन सा था, शब्द था स्त्री शब्द। स्त्री शब्द, स्त्री शब्द से मानी जाती है, ग्रीक भाषा की स्त्री शब्द से मानी जाती है। हालांकि सिर्फ थ्योरेटिकल नोट्स लिखने हैं हमें, ग्रीक भाषा की स्त्री शब्द से मानी जाती है। और इस स्त्री शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस स्त्री शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। यदि मैं जोड़ने की बात करूं या जोड़ना, या यानी कि जोड़ना किस प्रकार से, इतिहास है, इतिहास किसका काल टॉपिक है, भूतकाल का है। जो भूतकाल की चीजें हैं हम इन्हें इतिहास के तौर पर पढ़ते हैं। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से आज यदि किसी भी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो अब क्या है, वर्तमान है, लेकिन उस समय जिस प्रकार से मनमोहन सिंह भारत के क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो क्या है, वो आपका इतिहास चला जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर क्या काम किया, वो हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। जिस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई हम उसको इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान को 19 रियासतों में 3 ठिकाने एक केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, हम उसे एकीकरण में इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। वो हमारे लिए इतिहास का टॉपिक है। जिस प्रकार से मुगल राजवंशों के बारे में बात करूं, बीकानेर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जोधपुर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसको हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। वो क्या इतिहास है, यानी कि वो इतिहास के टॉपिकों के अंदर जोड़ा गया है। इसी प्रकार से उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बुनना या जोड़ना। जोड़ना यानी इतिहास के प्रत्येक तथ्यों पर हमें जोड़ना का काम करना है। ठीक है, अब इतनी बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में जो दूसरी है कि इतिहास की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इतिहास का जो भाग है उसमें इतिहास की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है। यदि इतिहास की मैं उत्पत्ति की बात करूं तो भारत में इतिहास की उत्पत्ति सभ्यता काल से मानी जाती है। यानी कि भारत में जो इतिहास शब्द की उत्पत्ति है वो किसके काल में मानी जाती है, भारत में इतिहास की उत्पत्ति सभ्यता काल से मानी जाती है। सभ्यता काल से इतिहास की उत्पत्ति मानी जाती है। भारत की तो बात करें, लेकिन हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं, हमें तो सिर्फ राजस्थान का नॉलेज होना चाहिए। चलो भारत बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान में मैं इतिहास की उत्पत्ति की मैं बात करूं, राजस्थान में इतिहास की उत्पत्ति 7वीं सदी में मानी जाती है। यानी 7वीं सदी का जो काल है, जिस प्रकार से 601 से लेकर के और 699 का जो काल है वो आपका कौन सी सदी का काल हो जाता है, वो आपका 7वीं सदी का काल हो जाता है। इसके अंदर राजस्थान के अंदर ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर इतिहास की उत्पत्ति मानी जाती है। जिस प्रकार से सर्वप्रथम जो राजवंश आया था वो गुर्जर राजवंश आया था। इसकी उत्पत्ति 7वीं से लेकर के और 11वीं सदी तक मानी जाती है, उसके अंदर उन्होंने शासन किया था।
इसी प्रकार से हम थ्योरेटिकल चीजों को सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, राजस्थान इतिहास में हमने शुरू कर दिया। राजस्थान इतिहास के अंदर जो राजस्थान इतिहास की उत्पत्ति है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा की स्त्री शब्द से मानी जाती है। और इस स्त्री शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मुड़ना या जोड़ना, यानी किसी भी इतिहास को अपने लिखित के रूप में जोड़ना। जिस प्रकार से भारत का जो पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह का इतिहास हम मनमोहन सिंह की जानकारी हम किसमें पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। जिस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई किसमें पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण हुआ किसके अंदर पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन किसी में पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। वो हमारे लिए क्या है, इतिहास है। अब क्या है, हमारे लिए वर्तमान है। तो चलिए इन तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया कि भारत में इतिहास की उत्पत्ति सभ्यता काल से मानी जाती है और राजस्थान में इतिहास की उत्पत्ति 7वीं सदी से मानी जाती है। ठीक है, अब तो सिर्फ ये हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से भी परीक्षा के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। उसके लिए हमें राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। यदि मैं राजस्थान के प्रमुख नामों की मैं बात करूं, राजस्थान के प्रमुख प्राचीन नाम, राजस्थान में प्राचीन नामों की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम प्राचीन नाम किसमें आता है, मरुकांतार आता है। मरुकांतार, मरुकांतार किसने दिया था, वाल्मीकि ने दिया था। वाल्मीकि ने किसकी की रचना की, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, यानी कि मरुकांतार किसने कहा गया है, रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया है। फिर आता है आपका राजपूताना। राजपूताना की उत्पत्ति किसने की, राजपूताना शब्द किसने दिया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है रायखान या रजवाड़ा पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजस्थान किसने कहा, राजस्थान शब्द की हम वर्तमान में जिस रूप में राजस्थान को देखते हैं इस राजस्थान नाम किसने दिया। हालांकि पर महाभारत के अंदर भी परमावर्त कहा गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब परीक्षाओं के अंदर में यदि क्वेश्चन पूछने की ट्रेंड की बात करूं तो परीक्षाओं के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है, प्राचीनतम नाम। और एक आया था राजस्थान का प्राचीन नाम। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है और एक आया था राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है। आप में के मन के अंदर इस प्रकार से शंका उठ रही होगी कि राजस्थान का सब प्राचीनतम नाम तो मरुकांतार है, लेकिन हाँ उस परीक्षा के अंदर जो ऑप्शन आए थे वो इस प्रकार से आए थे। एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन था राजपूताना, दोनों परीक्षाओं की बात करूं अलग अलग परीक्षाओं में आया था। एक जेएनपीटी के परीक्षाओं के अंदर ये प्रकार का प्रश्न पूछा गया, तो पटवारी के अंदर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन दोनों में एक ही थे, एक में पहले में क्या था, राजपूताना था, दूसरे में क्या था, रायखान, तीसरे के अंदर मरुकांतार, नहीं माफ कीजिएगा, तीसरे के अंदर जांगल प्रदेश और चौथे के अंदर था मध्य प्रदेश। अब आपके मन के अंदर इस प्रकार से शंका उठ रही होगी कि राजस्थान को प्राचीनतम नाम और प्राचीन यानी कि सबसे प्राचीन की बात करें। यदि मैं रायखान के शब्द की मैं बात करूं तो ये तो आपका 1922 के अंदर आया था। ठीक है, यदि मैं राजस्थान शब्द की मैं बात करूं, माफ कीजिएगा ये आपका 1800 के अंदर आया था, 1822 के अंदर आया। ठीक है, और यदि मैं रायखान शब्द की मैं बात करूं तो ये तो आपका राजपूताना शब्द आया था आपको 1800 ईस्वी के अंदर। 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना शब्द की उत्पत्ति जॉर्ज थॉमस ने की थी। और रायखान शब्द में ये जांगल प्रदेश आ गया। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 1819 या 1822 के अंदर आया था। और जांगल प्रदेश का जो भाग है ये सिर्फ राजस्थान नाम नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र को कहा जाता है। जिस प्रकार से बीकानेर को क्या कहा जाता है, बीकानेर और नागौर का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, बीकानेर और नागौर के भागों को क्या कहा जाता है, जांगल प्रदेश कहा जाता है। और मत्स्य प्रदेश जो मत्स्य शासन के अंदर आता है, यानी मत्स्य प्रदेश राजस्थान में प्रथम एकीकरण हुआ, उस एकीकरण का क्या नाम था, मत्स्य शासन था। और मत्स्य शासन की राजधानी कौन सी थी, मत्स्य शासन की राजधानी अजमेर थी, यानी अजमेर के भाग को क्या कहा जाता है, अजमेर के भाग। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीनतम नाम जो पूछा गया है, प्राचीन नाम, प्राचीनतम नाम क्या था, प्राचीनतम नाम यानी कि ये तो बाद में आता है, ये पहले आता है, यानी जो पहले आएगा वो क्या होगा, प्राचीनतम होगा।
जिस प्रकार से एक होता है भूतपूर्व, भूतपूर्व, एक होता है पूर्व। यदि मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया थे, आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री यानी कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। और मैं पूछूं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया क्या थी? पूर्व मुख्यमंत्री थी। वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले जो नाम आया वो आपका क्या आया? प्राचीनतम नाम आया, उसके नाम क्या प्राचीनतम लगा। जिस प्रकार से जो पहला होता है उसे भूतपूर्व लगता है और जो बाद में होता है उसके अंदर पूर्व लगता है। उसी प्रकार से जो प्राचीनतम नाम होगा वो आपका राजपूताना होगा और जो प्राचीन नाम होगा वो रायथाना या रजवाड़ा माना जाएगा। हालांकि 1822 के अंदर नवीं क्लास के लिए एनसीईआरटी की बुक को देखें तो उसमें 1822 लिखा हुआ है और यदि इतिहासकारों की मत की देखें तो उसमें 1822 बताया गया है। एक में एनसीईआरटी में 1819 बताया गया है और इतिहासकारों ने 1822 इस उत्पत्ति को बताया है। अब प्रत्येक चीज पर हम चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने नाम की उत्पत्ति के बारे में बात की। यदि मैं राजस्थान शब्द की उत्पत्ति की बात करूं या राजपूताना शब्द की उत्पत्ति की बात करूं, अब मैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका राजपूताना शब्द। राजपूताना शब्द किस प्रकार से आया? ये तो सिर्फ है राजपूताना शब्द। अब मैं यहां पर टॉपिक डालता हूं राजपूताना। राजपूताना डालूंगा। राजपूताना शब्द की मैं यदि जो नाम दिया था उनका नाम क्या था? राजपूताना शब्द किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। कब दिया? 1800 ईस्वी के अंदर दिया। यानी कि राजपूताना शब्द की उत्पत्ति किसने की? जॉर्ज थॉमस ने की। कब की? 1800 ईस्वी के अंदर। इन्होंने क्या कहा था? राजपूताना को सिर्फ मौखिक नाम दिया था, यानी कि मौखिक नाम। परीक्षा के अंदर एक पूछा गया प्रश्न कि राजपूताना शब्द की उत्पत्ति लिखित रूप में कब की गई? उसके अंदर क्वेश्चन आया 1800, एक पर 1800 आया, दूसरे पर 1805 आया, तीसरे में 1829 आया और चौथे में 1822 आया। विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए, सिर्फ 1800 ऑप्शन में आ गई। यानी कि परीक्षा के अंदर गाइडों के अंदर बताया गया है कि राजपूताना शब्द की मौखिक उत्पत्ति की बात करें, जो नाम देने की उत्पत्ति की बात करें। हालांकि उन्होंने कोई परिणाम नहीं दी थी। परिणाम 1805 के अंदर जॉर्ज थॉमस के शिष्य विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था। यानी कि 1805 में लिखित परिणाम की मैं बात करता हूं। लिखित परिणाम, लिखित साक्षी 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है, ये क्या था? मौखिक क्या था? 1800 ईस्वी के अंदर किसने दिया था? राजपूताना में जॉर्ज थॉमस को दिया ने दिया और उनका लिखित परिणाम है वो किसने दिया? विलियम फ्रैंकलिन ने दिया। अब इसकी क्या साक्ष्य है कि विलियम फ्रैंकलिन ने दिया? तो इनकी एक पुस्तक है The Military Memorials of जॉर्ज थॉमस। यदि मैं उस पुस्तक की बात करूं, किसकी पुस्तक है? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है। पुस्तक के अंदर उस नाम का क्या साक्ष्य क्या है? राजपूताना, यानी कि जॉर्ज थॉमस ने ग्वालियर में एक राजपूत सेना को संबोधित करते हुए राजस्थान को राजपूताना शब्द की उत्पत्ति दी गई है। ये तो राजपूताना उत्पत्ति की बात हो जाती है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है आपका, यहां पर ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल बातें हैं, वो सिर्फ आपको याद रहनी चाहिए। अब मैं राजपूताना शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करूंगी। दूसरा जो शब्द आता है वो आपका आता है राजस्थान। राजस्थान, यदि मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान शब्द की उत्पत्ति किसने की? राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इनकी पुस्तक की मैं बारे में बात करूं तो उनकी पुस्तक का क्या नाम था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यदि मैं उस पुस्तक के प्रकाशन की बात करूं, ये पुस्तक कब आई थी? 1819 के अंदर आई थी। ठीक है, अब इस पुस्तक में जिस प्रकार से गाइडों के परीक्षाओं में हम कोई पुस्तक लाके
तैयारी करने के लिए। उसमें पुस्तक के अंदर सबसे मेन प्रश्न पर हम देखते हैं कि परीक्षा मेन प्रश्न के अंदर ये पुस्तक समर्पित होती है कि मेरे पुस्तक पूजनीय माता पिता गुरुजनों आदि को समर्पित है, किसी भी व्यक्ति का विशेष नाम दिया होता है। अब ये पुस्तक समर्पित किसे थी? राजपुताना शांति उत्पत्ति के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन ये पुस्तक समर्पित किसे थी? हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यदि मैं समर्पित की बात करूं, ये पुस्तक किसे समर्पित थी? समर्पित है इस पुस्तक की मैं बात करूं तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। जब राजस्थान में उन्होंने गुरु बनाया था, इन गुरु का क्या नाम था? यति ज्ञान चंद्र। अब इस पुस्तक का संपादन किसने किया? ये महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से कोई मान लीजिएगा पुस्तक आती है तो उसमें आता है संपादक, जो मेन प्रश्न होता है। जिस प्रकार से ये बुक है, इसमें तो ऊपर तो क्रेडिट दी होती है, यहाँ पर या यहाँ पर इस पुस्तक का क्या दिया होता है? संपादक दिया होता है। तो हम उस पुस्तक में जो ये पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 के अंदर प्रकाशन, और इसका जो लेखक थे वो लेखक कौन थे? उनके लेखक तो कर्नल जेम्स टोड थे लेखक। लेकिन पुस्तक जो समर्पित थी, जो पुस्तक समर्पित किसी थी? यति ज्ञान चंद्र थे। यति ज्ञान चंद्र कौन थे? टोड के गुरु। अब टोड के गुरु होंगे तो टोड भी किसी के गुरु होंगे। टोड के शिष्यों की मैं बात करूं तो संपादक की मैं बात करूं तो उन संपादक का नाम था आपके विलियम कुर्क। टोड के शिष्य, इसमें टोड के शिष्यों का जो नाम था वो आपके संपादक के रूप में मैं बात करूंगा। इसके बाद में जो संपादक हो गया, संपादक के बाद में जो इस पुस्तक का प्रकाशन है, यानी कि कर्नल जेम्स टोड कहां के थे? राजस्थान के तो थे नहीं, ना भारत के थे। कर्नल जेम्स टोड की तो जन्म हुआ वो आपका एलनस्टीन प्रांत इंग्लैंड के अंदर माना जाता है। तो इसमें जो इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है, यानी कि हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझानी। इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने किया था। ठीक है, अब यहां पर ये जानकारी सामान्य हो जाती है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब हम कर्नल जेम्स टोड पर बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करूं, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के सर्वप्रथम जिस मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इसमें सबसे पहले मैं जन्म की बात करता हूं। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था उनका 20 मार्च 1782। 1782 के अंदर उनका एक इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के अंदर उनका जन्म हुआ था। इलनस्टीन प्रांत इंग्लैंड के अंदर माना जाता है। 20 मार्च 1782 को इलनस्टीन प्रांत इंग्लैंड के अंदर कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ। सर्वप्रथम भारत कब आए? सर्वप्रथम भारत आए थे 1798 के अंदर। और भारत में कहां पर आए थे? भारत में सर्वप्रथम आए थे वो पश्चिम बंगाल के अंदर भारत में आते हैं। भारत में आगमन उनका कहां पर होता है? सर्वप्रथम परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम भारत कब व किस स्थान पर आए थे? 1798 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर कर्नल जेम्स टोड का भारत के अंदर आगमन होता है। भारत में आगमन होने के बाद किस रूप में आए थे? सैन्य अधिकारी के रूप में। सैन्य अधिकारी के रूप में भारत आगमन। ठीक है, सैन्य अधिकारी के रूप में। अब भारत में आने के बाद में राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड कब आए थे? राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के अंदर 1806 के अंदर कर्नल जेम्स टोड आते हैं। राजस्थान के अंदर विवादित प्रश्न है, राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टोड 2 जगह पर आए थे। हालांकि परीक्षा के अंदर सर्वप्रथम जो जगह मानी जाती है, एक तो भारत है उदयपुर के अंदर आए थे, और उदयपुर यदि ऑप्शन के अंदर नहीं हो तो दूसरा है आपका मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है? मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। यहां पर उदयपुर के अंदर होते हैं। परीक्षा के अंदर यदि प्रश्न हो उदयपुर और मांडलगढ़ दोनों
उपाधि उन्हें मिली 1813 के अंदर, 1813 के अंदर कर्नल की उपाधि मिली और वापिस अपने देश कब गए, या स्वास्थ्य खराब होने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1822 में पुनः इंग्लैंड हो गए, पुनः इंग्लैंड हो गए। ठीक है, यानी कि 1822 के अंदर कर्नल जेम्स टोड का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद वापस वो इंग्लैंड चले जाते हैं और 1835 ईस्वी के अंदर, 1835 यानी कि 18 नवंबर 1835 को कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु। यानी कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने विधिवत तौर पर चर्चा की। यदि उनके पिता का नाम पूछा जाए तो पिता का नाम था जेम्स टोड, जो हालांकि लिखने की जरूरत है नहीं, ना कभी पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने बात की। कर्नल जेम्स टोड जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1782 इलाहाबाद स्ट्रीट पार्क इंग्लैंड के अंदर कर्नल जेम्स टोड का जन्म होता है। सर्वप्रथम भारत आगमन कब होता है? सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड का भारत आगमन होता है 1798 के अंदर। तो 1798 के अंदर 16 साल की आयु के अंदर कर्नल जेम्स टोड पश्चिम बंगाल के अंदर भारत में आते हैं। सैन्य अधिकारी के रूप में कर्नल जेम्स टोड का भारत में आगमन होता है। राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टोड का यदि आगमन पूछा जाए तो 1806 के अंदर कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान के अंदर आगमन होता है। राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टोड का आगमन उदयपुर भी माना गया है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा भी माना गया है। हालांकि कुछ इतिहासकार मांडलगढ़ को सही बताते हैं, कुछ इतिहासकार उदयपुर को सही बताते हैं। यदि परीक्षा के अंदर दोनों ऑप्शन आए तो आपको उदयपुर पर जाना है, और यदि परीक्षा के अंदर मांडलगढ़ या उदयपुर में से एक है तो आप उदयपुर मान सकते हो और मांडलगढ़ मान सकते हो। यदि कर्नल की उपाधि की मैं बात करूं, जेम्स टोड में को जो कर्नल की उपाधि मिली वो कर्नल की उपाधि 1813 के अंदर मिली थी। फिर 1822 के अंदर कर्नल जेम्स टोड का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो स्वास्थ्य खराब होने के बाद पुणे कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। और 1820 मार्च 1835 को कर्नल जेम्स टोड का निधन हो जाता है। ठीक है, यहां पर कर्नल जेम्स टोड की सामान्य जानकारी लिख ली। ठीक है, अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में उनको क्या क्या कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का पितामह, इतिहास का जनक, इतिहास का पितामह और घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, ये किनको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड के लिए उपनामों की मैं बात करूं तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड। हालांकि बड़ी परीक्षा में इस प्रकार के सरल प्रश्न बनते रहे ना, हालांकि बन भी सकते हैं। छोटी परीक्षाओं के अंदर जो मैंने बात की बीएसटी सीपीटी आदि के बारे में इस प्रकार के छोटे प्रश्न बन सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतिहास की खोज की। इतिहास का पितामह भी किसको कहा जाता है? इतिहास का पितामह भी कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और राजस्थान में घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? यानी कि जब कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर आए तो वहां पर घोड़े पर आकर के, घोड़े पर आए थे उसी काम से जो महिलाएं हैं वो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं शक्कर वाले बाबा। शक्कर वाले बाबा की मैं बात करूं, शक्कर वाले बाबा किसे कहा जाता है? शक्कर वाले बाबा नरहड़ पीर को कहा जाता है। यदि पीर नाम सुनने के बाद में आपके मन के अंदर कंफ्यूज आता है कि पीर किसे कहा जाता है? हमने लोक देवताओं के अंदर पढ़ेंगे पीर किसे कहा जाता है। पीरों की संख्या कितनी है? पीरों की संख्या 5 है। गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मंगले मियां जी, हंडू जी शामिल है। पीर क्या होते हैं? पीर वे होते हैं जो हिंदू भी जिनकी पूजा करे और मुसलमान भी जिनकी पूजा करे, उनको पीर कहा जाता है। यानी कि लोक देवता थे और इनको प्रसाद के रूप में क्या चढ़ती थी? सिर्फ शक्कर चढ़ती थी। उसी कारण में क्या कहा जाता है? शक्कर वाले बाबा कहा जाता है। फिर दूसरे आते हैं रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? किशन लाल सोनी को कहा जाता है। यानी कि सब कुछ इतिहासकारों का कहना है कि किशन लाल सोनी राजनेता थे और उन्होंने अपना लगभग जो यात्राएं हैं वो रेल के माध्यम से की। लेकिन कर्नल किशन लाल सोनी ने रेल लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? रेल लाने का श्रेय किशन लाल
सोनी को दिया जाता है। इसी कारण से इन्हें रेल वाले बाबा कहा जाता है। यदि जोहड़ वाले बाबा की मैं बात करूं, जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है, यहां पर मैं लिख सकता हूं जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है शैतानी का जोड़ कहां पर है, शैतानी का जोड़, शैतानी का जोड़, शैतानी का जोड़ कहां पर पड़ता है, चूरू के अंदर पड़ता है। ठीक है। इतिहास का जनक, इतिहास का पितामह और घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक, इतिहास का पितामह, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। शक्कर वाले बाबा किसे कहा जाता है, शक्कर वाले बाबा नरहरि को कहा जाता है क्योंकि लोग देवता थे और उनको प्रसाद के रूप में क्या करती थी, उनको प्रसाद के रूप में शक्कर चढ़ती थी। रेल वाला बाबा किसे कहा जाता है, कृष्णलाल सोनी को कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम तो रेल आने का श्रेय है तो किसे दिया जाता है, कृष्णलाल सोनी को दिया जाता है। जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है, जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और शैतानी का जोड़ कहां पर है, शैतानी का जोड़ कहां पर है, शैतानी का जोड़ है चूरू के अंदर। चूरू कहां पर है, चूरू शेखावाटी के अंदर है, शेखावाटी कहां पर है, शेखावाटी राजस्थान के अंदर है। ठीक है। यहां पर आपने संज्ञा करें को अच्छे से समझा होगा। अब आगे चलते हुए आगे चलते हैं। यहां पर हमने प्रमुख रूप से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सर्वप्रथम हमने किस बात पर चर्चा की, सर्वप्रथम हमने राजस्थान इतिहास के सिलेबस को देखा। सिलेबस के बाद में हमने परिचय के बारे में अध्ययन किया। परिचय के बाद में हमने राजस्थान के नामों के बारे में देखा, नामों के बारे में अध्ययन किया। यदि नाम दिए तो किसने दिए थे, कब दिए थे, किस प्रकार से दिए थे, उनकी पुस्तकों के बारे में हमने अध्ययन किया। पुस्तकों के बारे में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के बारे में हमने देखा। लेखक कौन थे, लेखक खुद कर्नल जेम्स टोड थे। संपादक कौन थे, संपादक कर्नल जेम्स टोड के शिष्य विलियम क्रूक थे। और उसके बाद में हमने संपादक देखा, संपादक को समर्पित देखा, समर्पित किए थे, समर्पित कर्नल जेम्स टोड की गुरु यति गांधी को थी। और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था, हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर धीरचंद जो इतिहासकार है उन्होंने इस पुस्तक का क्या किया था, हिंदी अनुवाद किया था। अब हम राजस्थान पर चर्चा करते हैं। और राजस्थान ये रहा, ठीक है, ये सिर्फ राजस्थान रहा। ये क्या है, अपना राजस्थान है। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है। आकृति की मैं बात करूं, आकृति आकृति क्या है, पतंगाकार है। और पतंगाकार आकृति किसने दी थी, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। और राजस्थान की आकृति को पतंगाकार देने वाले का नाम क्या था, टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति को किस प्रकार दिया, राजस्थान की आकृति को पतंगाकार का। ठीक है। अब राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर यदि मैं जिलों की बात करूं, इस प्रकार से यहां से प्राप्त होते हैं। 33 जिलों, आप किसी भी परीक्षा में तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के 33 जिलों को आपको स्थान और 33 जिले याद होने जरूरी है। ठीक है। अब राजस्थान की आकृति पतंगाकार और ये हम राजस्थान मान लेते हैं। अब राजस्थान के अंदर आजादी से पहले कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब सर्वप्रथम ठिकानों के बारे में हम बात करते हैं। ठिकानों में यदि मैं बात करूं तो सर्वप्रथम जो 3 ठिकाने थे, पहले ठिकाने का नाम है नीमराणा, नीमराणा, नीमराणा के बाद में नंबर 2 लावा, लावा, लावा के बाद में कौन सा है, कुशलगढ़, कुशलगढ़, कुशलगढ़। लावा वर्तमान में के अंदर कहां पड़ता है, पहले कहां पड़ता है, लावा वर्तमान के अंदर टॉप में पड़ता है। नीमराणा कहां पड़ता है, नीमराणा तलहर के अंदर पड़ता है। और कुशलगढ़ कहां पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर ली। केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम था, केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। जहां पर 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था, अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है। अब हम 19 रियासतों के बारे में विभिन्न तौर पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमने 19 रियासतें देखी, 3 ठिकाने थे, एकीकरण के समय और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण को बनने में कितना समय लगा, यानी कि 18 मार्च 1948 को एकीकरण प्रारंभ हुआ था। और एकीकरण को जो अंतिम चरण था, 7वां चरण, 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण पूरा हो जाता है। यानी कि 8 वर्ष 7 माह और 7 दिन राजस्थान के एकीकरण में कुल समय लगा था। राजस्थान के आकृति के पतंगाकार विषम कोण चतुर्भुज और उस आकृति का जो निर्धारण किसने किया था, टी.एच. हैंडले ने किया था। और
तो केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्या नाम है? अजमेर, मेवाड़ा और राजस्थान के अंदर 3 ठिकाने थे, नीमराना, लावा और कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहां पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर, लावा टोंक के अंदर, नीमराना अलवर के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहां तक आपने कोई दिक्कत नहीं। अब तो आगे चलो, यहां से सब हमें आधी रात को पूछना, आधी रात को नहीं बताना है, परीक्षा के अंदर बोला से कहां के आना है। ठीक है, रियासतें कितनी थी? रियासतों की मैं बात करूं तो रियासतों की संख्या कुल 19 थी, और 19 रियासतों के अंदर मैं बात करूं सर्वप्रथम रियासत की, तो सर्वप्रथम रियासत का नाम है आपकी कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत, ठीक है। मेवाड़ क्या थी? सबसे प्राचीन रियासत थी, प्राचीन रियासत। प्राचीन रियासत कौन सी रियासत थी? प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ रियासत थी। ठीक है, दूसरी मैं रियासत की बात करूं, ये अपने नाम क्या क्या लगाते? ये नाम क्या लगाते? राणा लगाते। ठीक है, दूसरी रियासत थी आपकी डूंगरपुर, डूंगरपुर। तीसरी आपकी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? ये थी। और इनमें किसका शासन था? गुइल ने, गुइल वंश। इसमें ये अपने नाम क्या लगाते? ये अपने नाम क्या महाराव लगाते। ठीक है, पांचवी रियासत है वो आपकी जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर के अंदर किसका विस्तार? राठौड़ थे। जोधपुर, जोधपुर के बाद में नंबर 6 पर आपकी बीकानेर आ जाती है, बीकानेर। 7 पर आपकी किशनगढ़। ठीक है, बीकानेर के अंदर भी राठौड़ थे और किशनगढ़ के अंदर भी राठौड़ थे। ठीक है, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि मैं रियासतों की बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ी रियासत थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत। ठीक है, यहां पर मैंने बात करी। अब मैं यहां पर चलता हूं, मेवाड़ रियासतों के बारे में हमने चर्चा की। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये 3 रियासत थी। ये अपने नाम क्या के महाराणा लगाते, ये अपने नाम क्या के राणा लगाते। जोधपुर की राठौड़ वंश, जोधपुर के अंदर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर की जो रियासत थी वो सबसे बड़ी रियासत थी, क्योंकि पश्चिमी भाग के अंदर मैं जिस प्रकार से जिलों की बात करूं, चाहे बीकानेर की बात करूं, चाहे जोधपुर की बात करूं, चाहे मैं जैसलमेर की बात करूं, चाहे बाड़मेर की बात करूं, पश्चिमी राजस्थान के जो बड़े जिले हैं उनमें जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान के अंदर वो कौन सा है? आपका जैसलमेर है, जिसकी जनसंख्या 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो आपका धौलपुर है, जिसकी जनसंख्या 3043 किलोमीटर है। ठीक है, 8 नंबर पर यदि मैं बात करूं तो इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। फिर आता है शाहपुरा। शाहपुरा, और शाहपुरा आपका कहां पर पड़ता है? शाहपुरा आपका भीलवाड़ा के अंदर। ये क्या थी? क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत है, छोटी रियासत है। ठीक है, अब नंबर 9 पर मैं बात करता हूं। नंबर 9 पर कौन सी रियासत आती है? आमेर या जयपुर रियासत। आमेर या जयपुर, आमेर या जयपुर रियासत। और इस रियासत की मैं बात करूं तो आपकी ये क्या थी? ये जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत थी आपकी जोधपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ी रियासत थी वो आपकी जयपुर रियासत थी। और यदि आपकी क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासतों की मैं बात करूं, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत थी वो आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा थी। यहां पर जितने भी मैंने आपको लिखा है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हुए मैं बात करता हूं आपकी सिरोही की। सिरोही रियासत, सिरोही के अंदर किसका शासन था? सिरोही के अंदर देवड़ा वंश था। फिर मुस्लिम रियासतों की मैं बात करूं, मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी, टोंक मुस्लिम रियासत। फिर नंबर 12 पर और नंबर 13 पर कौन सी थी? भरतपुर, और भरतपुर के बाद में धौलपुर। ये कौन सी थी? जाट रियासत। ठीक है, यहां पर आपने देखा सर्वप्रथम कौन सी रियासत? मेवाड़, मेवाड़ के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़।
ये रियासत है जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ राठौड़ वंश ने शासन किया। किशनपुरा जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत जोधपुर है और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत आपकी कौन सी है? जयपुर रियासत है। फिर सिरोही में किसका शासन था? सिरोही के अंदर देवड़ा था। टोंक के अंदर कौन सी रियासत थी? टोंक के अंदर मुस्लिम रियासत है और भरतपुर और धौलपुर के अंदर कौन सी थी? जाट रियासत थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर अब आता है, यहां पर मैं लिख सकता हूं कोटा, कोटा के बाद में बूंदी और बूंदी के बाद में झालावाड़। हालांकि यहां पर 12 नहीं है और यह क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र है और हाड़ौती रियासत है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ को सब क्षेत्र कहा जाता है। कोटा और झालावाड़ को, बूंदी को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है और हाड़ौती के अंदर कौन सी रियासत थी? ये 3 रियासतें थी। अब बची है मेरे आपके कुल 3 रियासतें हमारे, यहां पर मैं उसको क्लियर कर देता हूं। अब आपकी नंबर 17 और नंबर 18 की जो रियासतें हैं, उन रियासतों का नाम है करौली और करौली के बाद में जो रियासत बचती है आपकी जैसलमेर। ठीक है, और उसके बाद में आपकी अंतिम रियासत है अलवर और अलवर के अंदर किसका शासन था? अलवर के अंदर नरूका था, नरूका राजवंश। और इसके अंदर आपका क्या था? हालांकि भाटी जैसलमेर के अंदर थे, भाटी और यादव किसके अंदर थे? यादव करौली के अंदर थे, यादव राजवंश। तो ये आपकी 19 रियासतें हो सकती है। पहली मेवाड़ पड़ी, फिर दूसरी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि रियासतों के बारे में हमने बात की थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के बारे में बात की। फिर राठौड़ों के अंदर देखा, राठौड़ों के अंदर 3 रियासतें थी। 3 रियासतें कौन कौन सी थी? एक आपकी जोधपुर थी, दूसरी आपकी बीकानेर थी, तीसरी आपकी किशनगढ़ थी। फिर हमने जाट रियासतों के बारे में बात की। जाट रियासतें 2 प्रकार की थी, 2 रियासतें थी, एक आपकी भरतपुर थी और एक आपकी जोधपुर थी। उसके बाद में हमने करौली, जैसलमेर आदि के बारे में चर्चा की, इतनी रियासतें थी। फिर आपकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ में कौन सा शासन था? हाड़ौती शासन था, हालांकि उसमें बात नहीं है। ठीक है, 19 रियासतें के बारे में हमने बात कर ली और इन रियासतों का पूर्ण रूप से हमने वर्गीकरण करने की अगली क्लास में कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा आज की क्लास के अंदर कि राजस्थान इतिहास की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की, इतिहास के शब्दों के बारे में, राजस्थान शब्द किस प्रकार से है इनके बारे में चर्चा की। अब अगली क्लास के अंदर हम विधिवत तौर पर राजपूत उत्पत्ति के काल को पढ़ते हुए मुगल राजवंशों में जिस प्रकार से राजवंश है उनको शुरू करेंगे, क्योंकि राजवंशों किसी भी परीक्षा में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस होता है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजवंशों को समाप्त करने के बाद में छोटे छोटे टॉपिक हैं जिस प्रकार से एकीकरण है, 1857 क्रांति, प्रजातंत्र आंदोलन, किसान आंदोलन है आदि को पूर्ण करते हुए राजस्थान इतिहास का विधिवत तौर पर क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। प्रत्येक क्लास ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए।